अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है वाइट्समैन फ्रांस लॉ। इसमें देखेंगे कि क्या ये लॉ हमें क्या समझाता है, इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर क्या अहमियत है। तो शुरू करते हैं। वाइट्समैन फ्रांस लॉ के बारे में चलने से पहले हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन की पता चलने से पहले, बहुत पहले 1835 में वाइट्समैन और फ्रांस इस काबिल थे कि उन्होंने एक चीज नोटिस की कि जो चीजें करंट के लिए अच्छी होती हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी में जिनका अच्छा बिहेवियर है, जो अच्छे कंडक्टर होते हैं, वही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के भी। यानी बात समझ आई? यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए एक जैसा बिहेवियर है कुछ चीजों का, यानी अच्छा कंडक्टर आपके पास अच्छा हीट का भी कंडक्टर होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक रेशियो स्टैब्लिश की कि थर्मल कंडक्टिविटी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ रेशियो ली। तो उन्हें पता चला कि ये रेशियो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आएगी, मगर लार्ज नंबर ऑफ मैटर्स में यही एक चीज उन्हें बार बार यानी समझ आती थी कि थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेशियो हमेशा एक प्रोपोर्शनल आ रही है टेम्परेचर के। फिर क्या हुआ, 1881 में लॉरेंस, ये लॉरेंस नहीं है, लॉरेंस फोर्स वाले नहीं है, लॉरेंस है। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो किसके के आपके पास आपके के ओवर सिग्मा टी के जो है वो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू रखता है कॉमन मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल्स के लिए। यानी कि आप जितनी भी कॉमन मेटल्स देखेंगे उसमें आपकी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो रेशियो है उसका सेम आंसर आ रहा है। फिर क्या हुआ जनाब, ये जो कांस्टेंट आ रहा था, जो एक सेम आंसर आ रहा था, इसे हम लॉरेंस नंबर देते हैं, एल से जाहिर करते हैं। और ये जो एम्पिरिकल लॉ बनेगा फिर उसे हम वाइट्समैन फ्रांस लॉ के तौर पे देखते हैं। अब जैसे मैं देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल थर्मल, आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी की रेशियो उठा रहा हूँ, दोनों की वैल्यूज हम पिछले दो टॉपिक्स में निकाल चुके हैं। तो कुछ चीजें कट जाएंगी, 9/2 के बी स्केयर ई स्केयर ओवर टी। यहाँ पे 9 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट। तो इसका ना ये सारा फैक्टर तो कांस्टेंट है। तो अगर मैं टेम्परेचर को दूसरे एंड पे ले जाऊं तो आपके पास इसका ना ये सारा फैक्टर कांस्टेंट के बराबर आएगा, जिसे मैंने लॉरेंस नंबर का नाम दिया है। तो अब क्या हुआ, ड्यूड का ये कामयाबी थी कि एक तरह से ड्यूड मॉडल की कामयाबी थी कि आपने एक ऐसा लॉ ड्राइव किया उसकी मदद से। ठीक हो गया, यानी बेसिकली तो क्लासिकल फ्री थ्योरी चल रही है इसके अंदर। तो अब ये जो इसकी कामयाबी है, ये बुनियादी तौर पे एक वीकेस्ट लिंक की तरह भी इशारा है कि भाई आपके पास ड्यूड ने करेक्ट लॉरेंस नंबर निकाल लिया। अब वो वजह क्या बनी उसके अंदर कि जो उसने जो सिग्मा था उसकी हाफ वैल्यू उसने मिस्टेकनली यानी वहां पे इस्तेमाल की। अच्छा, अब क्या हुआ, एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम मेटेलिक क्लस्टर या रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो सरफेस से होती है, वो भी ड्रूड ने बहुत अच्छे तरीके से समझाई। अब क्या था, जो मेटल की ओपेकनेस थी वो बुनियादी तौर पे एबिलिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की, जो ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के, यानी जो लाइट आ रही है हमारी उसकी उसकी जो फील्ड है उसके अंदर वो ऑसिलेट करता है। तो आपके पास इंसिडेंट जो यानी आपकी एक लाइट आके गिरी, अभी मैं नीचे डिटेल में समझाता हूं, उसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी, जब वो किसी धात पे आके पड़ेगी तो वो धात पे जब पड़ेगी तो उस धात के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या बढ़ा देगी, एनर्जी बढ़ा देगी। अब उसके एनर्जी बढ़ने के नतीजे में वो एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होने के बाद वो उस एनर्जी को रिलीज करेगा आफ्टर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो अब आपके पास हर यानी उसी फ्रीक्वेंसी की हर सिम्त में रिलीज करेगा। तो सिर्फ वही रोशनी की रेस बाहर सरफेस पे क्रिस्टल से आएंगी तो लाइट हमें ऐसे लगेगा जैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब यही मेटेलिक क्लस्टर का यानी एक तरह से फिनोमेना है, एक एक्सप्लेनेशन है। तो हमें इन जनरल क्या पता चला, इन जनरल तो ड्यूड की थ्योरी ने कुछ चीजें बड़े अच्छे तरीके से समझाई, यानी एक्सीलेंट तरीके से समझाई। तो अब हुआ एक फर्क, फिर गलतियां भी थी कुछ, वो गलतियां कहां थी क्या नहीं थी उसका अगर मैं वन लाइनर बता सकूं कि जो उसने अब थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल वैन, जहां पे ये जो रिलैक्सेशन टाइम था टा अकर करता था, वो रिजल्ट सही नहीं थे। यानी जिन जिन थ्योरियों में टा आ रहा था वहां पे उसके आंसर मैच नहीं किए, मगर जहां पे उसमें आपके पास टा नहीं था वहां पे उसका जवाब बिल्कुल सही आ रहा था।
तो ये एक तरह से एक अप्रोच थी जहाँ से हम कह सकते हैं कि ड्यूड का कह लो फेलियर के उसके बेसिक गलती जो कह लो या उसकी जो कमी कह लो वो ये थी। तो अब क्या था कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो आपके पास ड्यूड थ्योरी में यानी इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि जवाब को मैच किया जा सके। तो आपके पास इसको कोई प्रिसाइजली डिफाइन नहीं किया गया, तो इसका लॉजिकली यानी इसको इस्तेमाल किया गया, कोई प्रिसाइजली इसका लॉजिक नहीं था कि ये क्यों वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जवाब को सही लाया जा सके। तो ये हमारे पास था जनाब वाइट्समैन फ्रेंड्स लॉ। इसमें हमने देखा कि आपके पास दो चीजों की रेशियो यानी थर्मल कंडक्टिविटी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेशियो टेम्परेचर की क्या आती है, प्रोपोर्शनल आती है। तो जनाब ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।